हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। फॉरगेट अबाउट माय इंट्रोडक्शन। पहले आप ये सब क्वेश्चन देखिए। ये प्रियम्बल टॉपिक पे क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली यूपीएससी ने आपके सीडीएस और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सब कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते हैं और जिसकी वजह से आप यूपीएससी का पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये प्रियम्बल टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी हर 1 या 2 साल बाद 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सब वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे कि ये सी ए पी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ सोशलिज्म। ऑप्शंस हैं सोशलिस्ट एनालाइज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बी ऑप्शन है इट एम्फसाइजेस द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी। सी ऑप्शन है सोशलिस्ट्स बिलीव दैट क्लास डिवीजन इन सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयर फोर इरेमिडिएबल। डी ऑप्शन है इट बिलीव्स दैट मटीरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड। तो क्या लगता है आपको क्वेश्चन ये देख के कि कन्वेंशनल तरीके से अगर आप तैयारी कराएंगे या फिर आप करेंगे तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। प्रियम्बल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात पूछी गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, अब इसकी 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। अगर आपको चारों के बारे में नहीं पता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका स्टेटमेंट, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए, एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन सीडीएस ने यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। पहला है डेमोक्रेटिक, दूसरा है रेडिकल, थर्ड है कम्युनिटेरियन और चौथा है नेहरूवियन। इसमें से आपको बताना है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन मैं चांस दे सकता हूँ कि गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 99% लोग आप में से इनमें से नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेनेट ऑफ सोशलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एलिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम। ये आप में से बहुत लोगों ने तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का मतलब ही नहीं पता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो अगर वो उस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं जैसा कि हमेशा आप करते आ रहे हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपका पेपर नहीं निकलेगा। आपको यूपीएससी के ट्रेंड के साथ आपको भी चेंज करना पड़ेगा तैयारी को। तैयारी डीप में करनी पड़ेगी ताकि आप आराम से पेपर क्लियर कर सकें। तो उसी के साथ मैं ये लेक्चर पहला लेके आया हूँ जो कि डील करेगा प्रियम्बल के ऊपर। अब प्रियम्बल टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता ही पूछता है, चाहे वो सीएपीएफ में पूछ ले या फिर आपके सीडीएस में पूछ ले या फिर आपके एनडीए एग्जाम में पूछ ले। गारंटी है क्वेश्चन तो वो पूछता ही पूछता है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट की डीप क्लियरिटी है और आपका दिमाग ओपन है तब आप क्वेश्चन आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं उसी के साथ आपको तैयारी कराऊंगा। और जिसका पहला टॉपिक है प्रियम्बल, तो हम लोग बिना किसी देरी के देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल आखिर होता क्या है। ये आपका प्रियम्बल का डॉक्यूमेंट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सभी ने एनसीईआरटी की किताबों में ज़रूर पढ़ा है। अब आप मुझे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन मतलब कि इसकी क्या ज़रूरत है, अगर हम लोग ये देख के क्या करेंगे? क्योंकि इसके बारे में जो लिख रखा है अंदर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी हमको इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। सीडीएस आपसे क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पूछा है द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट, द वर्ड जस्टिस कम्स बिफोर द वर्ड इक्वालिटी, द वर्ड फेटर्निटी कम्स आफ्टर द वर्ड लिबर्टी। तो इसमें आपसे क्या पूछना चाहता है? आपसे वो चाहता है कि आपको पूरा प्रियम्बल याद हो, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन और पैरा बाय पैरा, जैसा से दे रखा है वैसा आपको अगर याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। अब इस पर नज़र डालिए। दिखाया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये रखना है कि आपको याद कर लेना है। लाइन टू लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन सही होने के बहुत चांसेस हैं। जैसा कि इसमें जस्टिस दे रखा है, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 तरीके की जस्टिस की बात तो करी ही है, लेकिन इसमें आपको ये भी याद रखना है कि पहले सोशल वर्ड दे रखा है, बाद में इकोनॉमिक, उसके बाद
पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी है। सेम गोज ऑन टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका भी क्रम आपको याद रखना है कि पहले जस्टिस दे रखा है, बाद में लिबर्टी दे रखा है, उसके बाद इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी। अगर आप पूरा याद कर लेंगे तो ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सैम्पल था, ये आपको याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। सो बेसिकली व्हाट इज प्रियम्बल? सो प्रियम्बल इज कॉल्ड एज द प्री फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या कहा जाता है? ये आपका प्री फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसे कि आपकी एक बुक होती है और बुक का एक प्री फेस होता है जिसमें कि बताया गया होता है कि इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक्स कवर हैं, किसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, और इस बुक के पढ़ने के बाद आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे। तो ये सब कुछ आपके प्रीफेस में दे रखा है। सेम उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। आपका प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। सेम स्टेटमेंट आपकी यूपीएससी सीएससी 2017 जो आपका आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें यूपीएससी ने इसी स्टेटमेंट को उठा के पूछ लिया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी आगे सीडीएस के एग्ज़ाम में रिपीट हो सकती है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला इसमें हमें दे रखा है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। आपका जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो कि आपके पंडित नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया था, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट भी किया गया था बाद में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे आपके प्रियम्बल बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिक था प्रियम्बल के बारे में। अब आइए देख लेते हैं कि आपकी प्रियम्बल में जो की वर्ड्स दे रखे हैं उनका मतलब क्या है, क्योंकि इनका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, तभी आपके लिए आगे की जो क्लासेस होंगी वो समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आप ये देख लीजिए समरी है, प्रियम्बल आपकी समरी है। ठीक है, तो पहला वर्ड इसमें दे रखा है सावरिन। सावरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। इसका मतलब क्या है? इंडिया इज़ नीदर डिपेंडेंट नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी स्टेट। मतलब कि इंडिया किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है और ना ही हम किसी देश के डोमिनियन के अंडर में आते हैं। मतलब कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि किसी देश का हेड है, जैसे कि यूके के आपके राजा हैं, उसके अंडर में कई देश आते हैं। जैसे कि पहले आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, वो भी यूके के डोमिनियन के अंडर में आता था, लेकिन अब वो अलग हो गया है। तो ये होता है डोमिनियन का मतलब। तो इंडिया ने साफ साफ कह रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में कि इंडिया इज़ नीदर अ डिपेंडेंट नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी स्टेट। साफ साफ हमने कह दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट है और ये अपने अफेयर्स को, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इस पर कोई दबाव नहीं लगा सकता है और साथ ही साथ इस पर किसी का भी हक नहीं है। इंडिया एक फ्री बॉडी है, ये सॉवरेन का मतलब होता है। हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी। कॉमनवेल्थ के हम लोग मेंबर हैं, आपको पता होना चाहिए, जो कि 1949 में हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी। ये हमारी सॉवरेंटी को किसी तरीके से हैम्पर नहीं कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम सिर्फ कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सॉवरेन नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कई स्टेटमेंट दे सकता है कि आपकी जो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो आपकी सॉवरेंटी को हैम्पर करती है, तो इसको आपको गलत करके आना है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा वर्ड जो आपके प्रियम्बल में है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हिंदी में कहते हैं समाजवादी। इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी। राज्य जो है आपका, जो स्टेट होता है, वो एक कल्याणकारी राज्य के तरीके से काम करेगा, जिसकी वजह से आपके स्टेट का वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज़ कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमने सोशलिज्म उठाया है वो हमने कम्युनिज्म से उठाया है, लेकिन इंडिया में हमने उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के तौर पे हमने अपनाया है। और इसका एक अलग सेंस भी होता है। एक होता है आपका कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसको कि स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। वो डिफरेंट था, जिसको आपके मार्क्स ने बताया था, लेकिन उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके गांधी के विचारों को मिलाकर हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया था। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। पहला है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका कहता है इट सीक्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये आपके सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करने की बात करता है। कौन सा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि हमने इंडिया में अपनाया है। और ये हम कैसे करेंगे? कॉपरेशन के साथ।
स्ट्रगल के साथ नहीं, रेवोल्यूशन के साथ नहीं, बल्कि कॉपरेशन के साथ हम लोग इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस कंप्लीट करने की बात करी है हमने। और इसका ओवरऑल मीनिंग होता है कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा। इंडिया में आपके स्टेट का दबदबा तो होगा ही, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी फूल सकते हैं, ठीक है, उन पे भी किसी चीज़ का दबाव नहीं होगा। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। हमारे जो गांधीवाद और साथ ही साथ जो मार्क्सवाद था उसका ब्लेंड करके हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में अपनाया है। ये डिफरेंट फॉर्म था। सेम यही यूपीएससी सीएससी 2020 में आईएएस के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक ऑप्शन था ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म इज योर सोशलिज्म। जो ऑप्शन सही थी आपकी, जो आपको टिक करके आनी थी। तो ये ऑप्शन सेम आपके सीडीएस या फिर आपके एनडीए एग्ज़ाम में रिपीट हो सकती है, ये आपको देखनी है। अगली है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म आपकी जो लेनिन या फिर मार्क्स की विचारधारा थी उसको कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में रखा गया है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी। स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाने की ये लोग बात करते थे मार्क्स आपके, वाया किसके थ्रू, एक रेवोल्यूशन के थ्रू। इनका मतलब था कि रेवोल्यूशन आएगा और जितनी स्टेट की जो अथॉरिटी है उसको उखाड़ फेंकेगा। ये आपके मार्क्स ने कहा था, इसी को इन्होंने कम्युनिज्म कहा था, ठीक है। मतलब एबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी विथ टोटल स्टेट कंट्रोल, ऐसा आपके मार्क्स और लेनिन ने बात करी थी, जो कि बाद में आपके फॉर्मर यूएसएसआर में फॉलो किया गया था कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को। इंडिया ने ये यहीं से उठाया है, लेकिन उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में अपनाया है, जो कि आपको याद रखना है। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो ये था सोशलिज्म के बारे में। अब आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड दे रखा है प्रियम्बल में, वो है सेकुलर। सेकुलर वाज एडेड इन योर प्रियम्बल इन सेकुलर वाज एडेड टू योर प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो इंडिया में हम सेकुलर की बात करते हैं कि हम लोग हर जितने भी हमारे धर्म हैं उसको एक समान देखेंगे। तो इंडिया में हमने उसको पॉजिटिव फॉर्म में देखा है, मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को हमने अपनाया है। एक होता है नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, पहले वो समझ लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म में ये कहा गया है कि स्टेट आपके जो रिलीजन है उसके अंडर में जितने भी रिलीजन में लोग रिलीजन फॉलो करते हैं उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब स्टेट का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है और ना ही वो किसी रिलीजन को सपोर्ट करेगा, ये कहता है आपके नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। लेकिन इंडिया में हमने पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को अपनाया। ये कहता है ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब कि ये कहता है कि स्टेट का वैसे तो कोई खुद का रिलीजन नहीं होगा, लेकिन भारत में जितने भी रिलीजन हैं उसका सपोर्ट स्टेट को मिलेगा। स्टेट सपोर्ट करेगा ताकि वो सभी रिलीजन आपके को एग्जिस्ट कर सके और साथ ही साथ फल फूल सके। ये हमारे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब होता है, ठीक है। चाहे वो जितनी मिनिमम क्वांटिटी में हो, चाहे वो जैसे कि आपके मुस्लिम हो, सो कॉल्ड मुस्लिम, या फिर आपके सो कॉल्ड जो हिंदूज़ होते हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है मुस्लिमों से, चाहे उनकी जितनी भी स्ट्रेंथ हो, वो डिपेंड नहीं करता है। स्टेट की ड्यूटी रहेगी कि ये सभी को एक समान देखे और सभी को एक समान सपोर्ट करे। ये आपके पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है जो कि हमने इंडिया में अपनाया था। और सेकुलर वर्ड आपके प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा इसमें वर्ड है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी डील्स विद, तो ऑप्शन आपको डेमोक्रेटिक टिक करके आना है। इसका मतलब क्या होता है? पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर ऑफ पीपल। मतलब कि आपके पास जनता जो है, जनता में ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी शक्ति निहित है। मतलब जनता ही करता धरता है और जो आपकी पीपल हैं उनके अंडर ही आपकी सुप्रीम पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये आपको डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी सीएससी 2017, देखिए यहाँ पर मैंने आईएएस का एग्जाम्पल भी लिया है, आईएएस के एग्ज़ाम से जो आए हैं, ताकि आप सबकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और तगड़े से हो सके। क्योंकि अगर आप इस लेवल की तैयारी करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप सीडीएस और सीईपीएफ के एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकें। आपके यूपीएससी सीएससी 2017 में एक स्टेटमेंट आती है
डेमोक्रेटिक के ऊपर कि इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ये स्टेटमेंट लिख रखे थे और पूछा गया था कि इससे रिलेटेड है, क्या आपकी डेमोक्रेटिक से रिलेटेड है, और तीन स्टेटमेंट और दे रखे थे, तो इसमें आपको बताना था। तो जिसको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थी वो सब सही करके आ गए थे। ऐसे ही स्टेटमेंट आपके CDS में वो रिपीट कर सकता है। डैट डेमोक्रेटिक क्या होता है आपके, डेमोक्रेसी आपकी होती है डैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ये आपकी स्टेटमेंट जो है हूबहू रिपीट हो सकती है आपके इसमें पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो तरीके की हमारी डेमोक्रेसी होती है। पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके स्विट्ज़रलैंड में फॉलो करी जाती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं। तो पहले तो आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझ लीजिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है कि हम जो भारत के नागरिक हैं, हम लोग वोट देके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग चुनते हैं। बाद में वही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि 545 जो आपके सांसद हैं, जो कि लोकसभा में बैठते हैं, ये हम लोगों के द्वारा हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो पार्लियामेंट में रेज करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। पूरी जनता ना मालिक होके एक अपना प्रतिनिधि बनाती है, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, जो कि उनके हक की बात पार्लियामेंट में रखेगा और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करी जाती है आपके स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्विट्ज़रलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपकी फॉलो करी गई है उसमें आपकी 4 तरीके की बात करी जाती है। इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल या फिर आपका प्लेबिसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम का मतलब समझ लीजिए। रेफरेंडम इज़ अ प्रोसीजर वेयर बाई अ प्रपोज लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। मान के चलिए कि आपके जो इलेक्टोरेट हैं वो एक मैटर है जो कि जनता के सामने लेके आते हैं। कोई एक लेजिस्लेशन है, उन्होंने पास करना है, तो वो जनता के सामने उसे लेके आते हैं। फिर जनता की उससे राय पूछी जाती है कि इसमें आपकी क्या हाई है या फिर आप मनाही देते हैं। ये डायरेक्ट जनता से पूछा जाता है। किसको, एक लेजिस्लेशन जो आपके लाया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा, उसके बारे में अगर पूछी जाए राय तो वो रेफरेंडम कहलाता है, डायरेक्ट जनता से पूछी जाए। और इनिशिएटिव क्या होती है आपकी, इनिशिएटिव इज़ अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर एनैक्टमेंट। एक मेथड होता है जिसके द्वारा आपकी आम जनता एक प्रोसेस फॉलो कर सकती है और एक बिल डायरेक्ट आपके लेजिस्लेचर में लाया जा सकता है कि हाँ, हम जनता हम कहते हैं कि ये बिल आपकी पार्लियामेंट या फिर संसद में लाया जाए। तो ऐसा उन लेजिस्लेटर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव का एक एग्जांपल है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। रिकॉल में क्या होता है आपके, रिकॉल इज़ अ मेथड बाय विच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव इनके द्वारा चुने गए हैं ये उनको वापस भी बुला सकते हैं। अगर इनका काम पसंद नहीं आया है जनता को, तो जनता चाहे तो रिकॉल के प्रोसेस से उन लोगों को संसद से बाहर निकाल सकती है, मतलब उन्हें वापस भी बुला सकती है, उनका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। तो ये रिकॉल के प्रोसेस में होता है। प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में आपके 90% जनता बहुत कंफ्यूज होती है। तो प्लेबिसाइट आखिर क्या होता है, प्लेबिसाइट इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है जो कि आपके लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं वो आम जनता से पूछते हैं, उनकी राय मांगते हैं कि उस मैटर पर उनका क्या कहना है, तो वो प्लेबिसाइट कहलाता है। प्लेबिसाइट मोस्टली आपके जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व कराने के लिए जो आपसे जनता से राय मांगी जाती है वो प्लेबिसाइट कहलाती है। रेफरेंडम में क्या था, रेफरेंडम में एक बिल ये लोग लाते हैं जिस बिल के बारे में वो जनता से उसकी राय मांगते हैं कि इसमें अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। और ये कोई भी कॉमन प्रॉब्लम जो कि वो जनता से उसके बारे में राय मांगते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक लेजिस्लेशन भी हो, कुछ भी हो सकता है, अगर उसके बारे में राय मांगी जाती है तो वो प्लेबिसाइट कहलाता है।
तो ये चारों चीज़ें आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होती हैं, जो आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चारों डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होती है। अगला इसमें हमारा वर्ड है रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपके जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ना कि वो लोग राजा रजवाड़े वाला सिस्टम नहीं है हमारे भारत में। हमारे भारत में ये सिस्टम है कि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका इलेक्शन होता है, नियमित पीरियोडिकली उनका इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए वो लोग चुने जाते हैं, उसको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आपके उनका इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपके जो हेड ऑफ स्टेट है उनका चुनाव डायरेक्ट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनका चुनाव 4 साल के लिए होता है, 4 ईयर्स के लिए होता है। और आपके इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनका चुनाव आपका इनडायरेक्ट होता है और वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। मतलब कि आपके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए हैं वो मिलके अपना हेड ऑफ स्टेट चुनते हैं, तो इनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है। बस इसकी बशर्ते ये है कि हमारे देश में राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम नहीं है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का जो लड़का होगा उनका वही राजा बनेगा। ये सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है। हमारे हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होंगे और कोई भी आम नागरिक भारत का वो हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके 2 मीनिंग होते हैं आपके रिपब्लिक के। वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल एंड नॉट किंग। आपकी जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो जनता में निहित होगी, बल्कि किसी राजा या रजवाड़े में नहीं होगी, वो जनता में निहित होगी और जनता ही में से एक जना उठ के आपके हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। अगला इसमें मीनिंग कहता है रिपब्लिक का आपका डेट एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस। मतलब कि किसी भी तरीके का प्रिविलेजेस किसी इंसान को नहीं दिया जाएगा। मतलब कि कानून के नज़र में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हर एक नागरिक उसका एक समान है। ये आपके रिपब्लिक का मीनिंग होता है। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो ये रिपब्लिक से अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप लोग सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जस्टिस। जस्टिस की बात करता है द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। यू मस्ट नो, रशियन रेवोल्यूशन से आपके जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में आपके 3 तरीके की जस्टिस की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये क्रम भी आपको याद रखना है कि इस पैटर्न में ये किया गया है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 तरीके की जस्टिस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर प्रियम्बल में करी गई है, विच वी हैव टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन 1917। जस्टिस ये आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन जस्टिस में नहीं आएगा आपके। लिबर्टी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं आज़ादी, हमें छूट हो कुछ भी करने की। एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट्स, मतलब कुछ भी काम करने के लिए हमें रुकावट ना हो। और इसके साथ ही साथ अलॉन्ग विद दिस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। स्टेट आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल्स को ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी का बिल्डअप कर सके, ये भी लिबर्टी कहलाता है। विथ रिस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, साथ ही साथ उसको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी आपकी स्टेट के द्वारा, ये लिबर्टी है। और ये आपके यूपीएससी सीएसई 2019 में स्टेटमेंट बनी थी, ये वाली सेकंड स्टेटमेंट, कि लिबर्टी का क्या ये भी मतलब होता है? तो हाँ जी, लिबर्टी का मतलब ये भी होता है, आपको पता होना चाहिए। इन प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 5 तरीके की लिबर्टी की बात करी है। 5 तरीके की आपको याद रखना है कि 5 तरीके की लिबर्टी की बात करी गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इनका आपको क्रम भी याद रखना है। और 5 तरीके की वो कौन कौन सी आपकी लिबर्टी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये आपके सीएसई 2017 की स्टेटमेंट बनी थी। तो होपफुली आपके सीडीएस में भी कभी स्टेटमेंट या फिर एनडीए में भी कभी स्टेटमेंट ये बन सकती है, आपको पता होना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट वर्ड वी विल टॉक अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आपके जो पब्लिक ऑफिसर्स होंगे वो सभी के लिए एक समान खुले होंगे। किसी के लिए रिस्ट्रेंट नहीं है कि वो उस पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है या फिर उस पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। स्टेट द्वारा कोई भी चीज़ जो बनाई गई है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी का मतलब होता है इक्वालिटी की एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। कल को
जो स्टेट द्वारा रन आपके हॉस्पिटल हैं, कोई अगर अमीर आदमी चाहे कि हम लोग का इलाज पहले हो जाए और आम जनता जो खड़ी है उसका इलाज बाद में हो, तो ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि आम ज़िंदगी में तो ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं, या आप देखते हैं कि भेदभाव करा जाता है, पर लेकिन कम से कम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें नहीं लिख गई हैं डायरेक्ट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट ये बताया गया है कि हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल की बात करते हैं। ठीक है। वैसे ग्राउंड लेवल पर ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार भी हो सकते हैं कुछ लोग, कि हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो हमारी बेसिक सोसाइटी में फॉलो नहीं करी जाती है। बड़ा क्योस मचा हुआ है, जो कहीं ना कहीं अगर आप लोग सिलेक्शन लेते हैं किसी चीज़ में, और आप लोग अगर मान के चलिए CDS के बाद अगर आप, कुछ लोग हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उसके बाद कुछ लोग IAS लोग भी निकालते हैं, तो उसके बाद आप लोग कुछ चीज़ों का चेंजमेंट कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज बशर्ते होने चाहिए, और जनता के जो रियल इश्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपकी इक्वालिटी का मतलब। अब आगे चलते हैं। इन द नेक्स्ट वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब कि भाईचारे का एक भाव जो होता है उसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1976 में फ्रेटर्निटी की बात आपके प्रेम्बल में करी गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कभी फ्रेटर्निटी का भाव था ही नहीं। पहले ये इम्प्लिसिट फॉर्म में था, इम्प्लिसिट फॉर्म में था। बाद में इसे हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म में एक्सक्लूसिवली आपके प्रेम्बल में डाल दिया कि हम फ्रेटर्निटी की बात भारत में करते हैं, सेंस ऑफ ब्रदरहुड की बात हम भारत में करते हैं। तो फ्रेटर्निटी में हमें दो चीज़ों की बात करी गई है। पहला डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये एक जो आम इंसान है उसकी डिग्निटी की बात करी गई है। और सेकंड, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत की नागरिकता या फिर भारत की जो इंटीग्रिटी है, एकाग्रता जो है वो अक्षुण्ण रहे, उस पर कोई भी आँच ना आए। ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन मस्ट बी आर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये फ्रेटर्निटी आपका कहता है, जो कि आप में अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बारे में बात करता है। एंड इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछ भी सकता है, अभी UPSC CDS में तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, CSE में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे आपसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और CDS में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में तो प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं, पर साथ ही साथ कई डिबेट फॉलो हुई हैं आपकी हिस्ट्री में, जिसका जवाब आपके टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट देता आया है कि हाँ जी, प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। इसकी शुरुआत होती है आपके बेरुबारी यूनियन केस 1960 में। आपके बेरुबारी केस 1960 में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह आपको याद रखना है, डेट प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल आपके संविधान का भाग नहीं है। ये ऐसा किसने कहा था? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी यूनियन केस में कहा था। फिर साल आता है हमारा 1973। तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी गलती का एहसास होता है। सुप्रीम कोर्ट 1973 में कहता है दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लैंडमार्क आपका जजमेंट था, जिसमें कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी बात को आगे सुप्रीम कोर्ट LIC केस 1995 में दोहराता है, और सुप्रीम कोर्ट अगेन कहता है दैट प्रियम्बल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 केस है जिसके बारे में आपसे UPSC क्वेश्चन पूछता है कि फला फला केस में पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रियम्बल को किसका पार्ट है कि नहीं है, कौन से केसेस में क्या कहा गया है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, अगर हम आज की डेट में देखें तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। आज हमारे भारत में प्रियम्बल का स्टेटस क्या है? तो कहा गया है, अगर आप इससे ऐसे पता कर सकते हैं, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चूँकि आपका प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट बनाए गए थे, तो हम लोग होपफुली कह सकते हैं कि जैसा आपके बाकी पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसी तरीके से हमारा प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लॉजिक तो यही कहता है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केसेस में कही थी, आपके ये LIC केस में और केशव भारती केस में। सेकंड, इसमें यह कहा गया है प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर।
प्रियम्बल ना ही आपकी जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर का सोर्स होगा, ये भी आपको याद रखना है। पर साथ ही साथ ये भी नहीं कहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेट प्रियम्बल विल प्रोहिबिट अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब ये दोनों तरीके की आपकी को एग्जिस्टेंस की बात करता है कि आपकी जो प्रियम्बल है वो एक तरीके से तो आपकी शक्ति प्रदान ही करेगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, लेकिन आप इसको लेके कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं कि हाँ जी ये प्रियम्बल में लिख रखा है तो ये हमें फॉलो ही करना है या फिर ये हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा चीज़ आपके इसमें थोड़ा ड्यूलिज्म की बात करी गई है दैट प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर, और ये आपके प्रोहिबिट नहीं करता है लेजिस्लेचर के पावर में। तो ये दोनों चीज़ों की बात आपके प्रियम्बल के स्टेटस में कही गई है, आपको याद रखना है। थर्ड है जो आपके CSE 2020 IAS के 2020 के पेपर में आया था दैट इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। आपको याद रखना है दैट प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या होता है दैट इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द लॉ। जैसे कि इसके जो भी प्रोविजंस लिख रखे हैं, अगर उसको लेकर कोई बंदा अगर कोर्ट पहुंच जाता है कि हाँ जी प्रियम्बल में लिख रखा है और हमें ये चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, तो ये आपको बता दूं कि इसमें ऐसा चीज़ कहा गया है कि स्टेट जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और उसका डेवलपमेंट होगा, उसी के साथ साथ वो कोशिश करता रहेगा कि जो फीचर्स आपके प्रियम्बल में दे रखे हैं या आपके DPSP में दे रखा है वो उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप लेजिस्लेचर को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं, इसीलिए इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द लॉ। ये आपके साफ साफ लिख रखा है। तो ये इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, ये CSE 2020 में आया था। तो आपके होपफुली CDS और CA प्रोफेशनल कमांडर एग्जाम में भी ये स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, आपको ये याद रखनी है। अब लास्ट में हम आते हैं, वी विल टॉक अबाउट अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। हम अमेंडेबिलिटी की बात करेंगे आपके प्रियम्बल की कि वेदर योर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपके 1973 का जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डैट कि प्रियम्बल का आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट एक कंडीशन दे रखी है साथ में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन डैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। जो भी आपके प्रियम्बल के बेसिक फीचर्स जो दे रखे हैं प्रियम्बल में, उसका अमेंडमेंट आप लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी हो, कुछ चीज़ें रिमूव करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, बशर्ते ये आपको याद रखना है कि प्रियम्बल के बेसिक फीचर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा केशवानंद भारती केस में अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इट वाज दिस। अब हमारा जो प्रियम्बल है वो इतिहास में सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया था, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1976 में लाया गया था। उसके द्वारा आपके सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपके जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जोड़े गए थे। अब जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया है इसकी आपकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिससे आप इसे नोट्स बना लीजिएगा और ढंग से एक बार फिर से अगर रिवीजन कर लेंगे तो होपफुली जैसा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया है तो उसे सॉल्व करने के लायक आप ज़रूर होंगे। बशर्ते आपको ये याद रखना है कि आपको प्रियम्बल का जो डॉक्यूमेंट है वो याद कर लेना है, ये आपको याद ज़रूर होना चाहिए। इससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी बहुत हो जाएगी। यही नहीं, आपके जो आगे फंडामेंटल राइट्स DPSP के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व करने में आपका प्रियम्बल का ये डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बेसिक नॉलेज अगर आपको पता है कि प्रियम्बल क्या कहना चाहता है तो आप एसेंस निकाल सकते हैं कि वो क्वेश्चन सही है कि गलत है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग होपफुली कुछ क्वेश्चंस करने लायक हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके लिखा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट। अब आइए देखते हैं। आप इसमें देखेंगे कि आपका जो सोशलिस्ट शब्द है वो आपके सेकुलर से पहले आता है। ठीक है, सोशलिस्ट शब्द आपका सेकुलर से पहले दे रखा है आपके प्रियम्बल में, और यहाँ क्या लिख रखा है कि आपका सेकुलर है वो पहले आता है सोशलिस्ट से। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अगर आपको पता होता तो ये स्टेटमेंट आप आसानी से सही या फिर गलत कर सकते थे। अब इसमें थोड़ा देखिए, UPSC क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी एक होता है। मान के चलिए ये स्टेटमेंट आपको पता चल गया कि गलत है, तो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज और आर करेक्ट, ये पूछा गया था। अगर ये स्टेटमेंट हमारी गलत है तो इसका मतलब है ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी।
अगर हम लोग एलिमिनेशन का टेक्निक का इस्तेमाल करते, सिर्फ एक स्टेटमेंट अगर हमें आती होती तो बाकी की स्टेटमेंट अगर हमें नहीं भी आती होती तब भी हम आंसर निकाल लेते कि इसका आंसर 2 और 3 है। ठीक है, इसे एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं और इसका इस्तेमाल आपको करना ज़रूर आना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब आगे देख लेते हैं हम लोग। द वर्ड जस्टिस कम्स बिफोर द वर्ड इक्वालिटी। देखते हैं कि आपका जस्टिस जो वर्ड है, हाँ जी, वो इक्वालिटी से पहले आता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, द वर्ड फर्टर्निटी कम्स आफ्टर द वर्ड लिबर्टी। आप यहाँ देखिए, फर्टर्निटी आपके लिबर्टी शब्द के बाद आती है प्रेम्बल में, तो हाँ जी ये भी सही है। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी सही है, जिसकी वजह से आपका आंसर 2 और 3 था। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत थी और ये क्वेश्चन नए पैटर्न पे आपका यूपीएससी अब पूछने लग गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, और इसके सभी मॉडल आंसर जो हैं, इस क्वेश्चन के सभी मॉडल आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर, उसमें पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और उसके बाद हम लोग रेस्ट मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक की ओर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और जो एक मिथ फैल रखा है कि हाँ जी यूपीएससी का पेपर काफ़ी टफ होता है, उस मिथ को हम लोग ब्रेक डाउन करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के बारे में। हम लोग उसमें भी ऐसे ही बेहतरीन ढंग से नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।